नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का क्लास ले रहा हूँ। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ इस टारगेट मिशन पर। मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्योग्राफी में कहाँ से हम शुरुआत करें। तो पहली बात ये हो जाती है कि हम पहले अपने ग्लोब को जानते हैं। तो ग्लोब क्या होता है? तो दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन बेहम। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन बेहम। ठीक है, इन्होंने किया क्या, विश्व ग्लोब के निर्माता माना जाता है इसको, मार्टिन बेहम को। इन्होंने पहली बार क्या किया था कि ग्लोब को बनाने का काम किया था, ये मार्टिन बेहम। इसके बाद में जब हम अपने भारत को देखते हैं तो या तो हम अपने भारत को मैप पर देखते हैं, तो विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता, अ, विश्व के जो मानचित्र है उस मानचित्र के निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम था, इसका नाम था एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ने क्या किया था कि विश्व के मानचित्र को उन्होंने बनाया था। किसने? एनेक्सीमेंडर ने। आप लोगों को पता होगा कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल के पिता कहा जाता है और इन्होंने दोस्त एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था जस पीरियोडस, यानी पीरियोडस। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था मेरे दोस्त जिसका नाम था जस पीरियोडस। तो आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि इरेटोस्थनीज कौन था। भाई, जब हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक, तो इरेटोस्थनीज क्या था? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भूगोल और व्यवस्थित भूगोल के जनक के रूप में इरेटोस्थनीज को जाना जाता है और इन्हीं इरेटोस्थनीज ने पहली बार इन्होंने भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था। प्राचीन भूगोल या व्यवस्थित भूगोल के जनक के रूप में इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। बच्चों, अगर आप एक चीज को और गौर करेंगे कि जो है आधुनिक भूगोल के जनक, जो है आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट था, उसे क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल के जनक। ध्यान रखिएगा, भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है और प्राचीन भूगोल या व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। लेकिन कहेगा कि आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल के जनक के रूप में, जिसका नाम है पोलिडोनी, यानी पोलिडोनियम। पोलिडोनियम जो है, इसे भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, जो सांस्कृतिक भूगोल है और इसी सांस्कृतिक भूगोल के जनक के रूप में आपको कार्ल ओ सावर को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्ल ओ सावर को जाना जाता है। तब है भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन किया था? जो रचनाकार है वो एस्टेबो नामक एक व्यक्ति था, जिन्होंने भौगोलिक विश्वकोश की रचना किया। तो दोस्तों, आपने अच्छी तरह से पता किया कि जो भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है, लेकिन प्राचीन भूगोल या व्यवस्थित भूगोल के रूप में इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। आधुनिक भूगोल के रूप में अलेक्जेंडर बारबोल्ट को जाना जाता है। भौतिक भूगोल के रूप में पोलिडोनियम को जाना जाता है। अब हम सांस्कृतिक भूगोल के रूप में कार्ल साबर को जाना जाता है एवं भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार एस्टेबो को जाना जाता है। दोस्तों, जब हम भारत के भूगोल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता ये बनती है कि भारत के नामों के बारे में हम चर्चा कर लें। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कि भारत के कई नामें हैं देखने को मिलती है, जिसमें से प्राचीन नाम के रूप में आप ये देखते होंगे कि भारत भारत जो है, जिसको हम लोग आर्यावर्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे ये आर्यावर्त के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं? जानते हैं। इसके बाद हम इसे भारतवर्ष के रूप में जानते हैं।
क्योंकि यहाँ के राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा था। इंडिया दोस्तों ये ग्रीक भाषा इंडो से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है इंडिया, ठीक है। हिंदुस्तान की हम बात करती है तो इसकी हिंदुस्तान की बात करते हैं तो इसकी कहानी बहुत रोचक बन जाती है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं। आपने सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, पारसिया का नाम सुना होगा। मेरे दोस्त उस समय जब प्राचीन समय में पारसिया था उसे आधुनिक समय में मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, तो आधुनिक समय में ईरान के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। यही ईरान है, इसी को हम लोग कहते थे पारसिया। जब यहाँ के लोग ने सिंधु घाटी वाले इलाके में प्रवेश किया तो मेरे दोस्तों सिंधु घाटी के जब इलाके में इन लोगों ने प्रवेश किया तो इनसे सिंधु नदी का नाम न बुलाकर ये लोग हिंदू कहते थे कि ये भाई हिंदू क्षेत्र है, हिंदू हिंदू क्षेत्र है, हिंदू क्षेत्र बोलते थे। और यहाँ के निवासियों को इन लोगों ने हिंदू कहने का प्रयास किया। धीरे धीरे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया गया। मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं जो है मानसरोवर झील। मेरे दोस्त यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी। और सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, क्रम से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे आपको झेलम, झेलम जो है, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, इन सारी नदियां की जानकारी आपको लेना ही होगा। क्योंकि अगर आपसे ये रावी और सतलज, इन सारी नदियां की जानकारी आपको लेना ही होगा। क्योंकि अगर आपसे ये पूछ दे कि सिंधु नदी की सहायक नदियां इनमें से कौन नहीं है, तो दोस्तों ये चार नदियां अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है झेलम, दूसरा है चेनाब, तीसरा है रावी और चौथा है सतलज नदी है। तो दोस्तों ये रहा नामकरण के विषय में। आइए अब हम भारत की कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि भारत की उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है। तो आइए हम बात करते हैं। ये भारत है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक जो है लद्दाख है और इसी लद्दाख में है आपको इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया, सॉरी इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट नहीं इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब भारत की अगर दक्षिणतम बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर एक राज्य है तमिलनाडु, और इसी तमिलनाडु राज्य में क्या है, कन्याकुमारी है, जिसे कहते हैं कुमारी अंतरीप के नाम से, केप केमुरिन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसकी कई नाम है, कुमारी अंतरीप, जैसे कन्याकुमारी और केप केमुरिन, ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात हम करते हैं कि भारत के जो पूर्वी स्थल के रूप में जो हम देखते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के किवितु है, अर्थात किवितु, अर्थात ये देखने को मिलेगा बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये पूर्वी स्थल है। अगर देखा जाए पूर्वी, सबसे पूर्वी स्थल ये हो गया, और सबसे दक्षिणी नहीं, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी स्थल है। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी स्थल के रूप में कन्याकुमारी के जाना जाता है। और उसी प्रकार से भारत के पश्चिमी बिंदु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं गौरमोता, ये गुजरात में है। गौरमोता कहाँ है, ये गुजरात में पड़ता है। अब इस चीज को जानना जरूरी बन जाता है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय होने की एक वजह और कारण भी है दोस्तों, क्योंकि मेरा देश भारत 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है, इसीलिए भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। अब भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाइयों की चर्चा करेंगे। भारत के उत्तर और दक्षिण तक की लंबाई अगर देखा जाए बच्चों तो वो है आपको 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर इसकी क्या है, पूरब से पश्चिम तक की इसकी लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इधर जो है आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, ठीक है, अरब सागर बच्चों, अरब सागर है।
इसको आप जानते हैं ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। इसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप और ये लक्षद्वीप आपको प्रवाल निर्मित है। ध्यान रखिएगा, प्रवाल निर्मित अगर द्वीप है वो प्रवाल निर्मित द्वीप लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। यहीं पर आपको देखने को मिलता होगा कि भारत की दक्षिणतम बिंदु अगर कहा जाए तो वह इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट है जो कि बारा निकोबार अर्थात कार निकोबार द्वीप समूह पर ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट का नाम पहले पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता था, लेकिन पार्सन पॉइंट हुआ करता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी अंडमान निकोबार की यात्रा की और उसके मृत्यु के तत्पश्चात इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। दोस्तों एक बहुत खास सी बात बतानी है, इसी इंदिरा पॉइंट के जिस जहां पर इंदिरा पॉइंट है उसी द्वीप पर एक लाइट हाउस था। उस लाइट हाउस क्या होता है? ये लाइट हाउस एक प्रकार की इमारत होती है और इसका निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण इसलिए किया गया था लाइट हाउस का निर्माण, क्योंकि जो जहाज यात्री आते आए ताकि जो लाइट हाउस था उसके ऊपर लाइट लगा हुआ था, जो कि दूर दूर के जो जहाज यात्री है उसको देखकर अपना दिशा को प्राप्त कर सके। लेकिन इस समय क्या हुआ कि 30 अप्रैल 1972 ईस्वी को इस लाइट हाउस को खोल दिया गया था। जिस समय इस लाइट हाउस को खोला गया था उस समय ये लाइट हाउस 3 से 4 मीटर पानी में डूबा हुआ था और अभी लगभग डूबने ही वाला है। तो यहाँ पर 2004 में तकरीबन एक सुनामी आया था जो कि बहुत ही भयानक सुनामी था। 2004 के सुनामी ने कि 30 अप्रैल 1972 ईस्वी को इस लाइट हाउस को खोल दिया गया था। जिस समय इस लाइट हाउस को खोला गया था उस समय ये लाइट हाउस 3 से 4 मीटर पानी में डूबा हुआ था और अभी लगभग डूबने ही वाला है। तो यहाँ पर 2004 में तकरीबन एक सुनामी आया था जो कि बहुत ही भयानक सुनामी था। 2004 के सुनामी ने यहाँ के 20 से 16 से 20 परिवारों को एवं 4 ऐसे वैज्ञानिक थे जो यहाँ पर हॉकबीक नामक जो कछुआ, लेदरबैंग नामक कछुआ था, उसके शोध के लिए यहाँ पर गए थे। ये हॉकबीक कछुआ जो था है मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। तो वहीं ये वैज्ञानिक शोध करने के लिए गए हुए थे। लेकिन 2004 की सुनामी ने इस प्रकार से भौगोलिक और जनांकीय दृष्टि को बदला कि यहाँ के जो 16 और 20 परिवार के जो लोग रहते थे उसकी मृत्यु हो गई एवं 4 वैज्ञानिक उसमें मारे गए थे। 4 वैज्ञानिक जो है उसमें मारे गए, ठीक है। ये देखिएगा ये प्रवाल निर्मित है, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप कहते हैं। और उसी के नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मालदीव है और मालदीव ये भारत है, ठीक है। भारत के अब अक्षांशीय विस्तार और देशांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य भूमि है कन्याकुमारी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 मिनट, इसको कहते हैं सॉरी 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व, यानी ये है उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये हो गया देशांतर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट में से इतना को घटाएंगे तो 30 डिग्री का देशांतर आपको देखने को मिलेगा और 30 डिग्री के अक्षांश। इसीलिए भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पर आता है और विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान तकरीबन 2.4 पॉइंट है, ठीक है, 2.4 पॉइंट है। दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे अंडमान निकोबार के जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सुमात्रा होगा। दुनिया की सर्वाधिक द्वीप समूहों वाला देश के रूप में जाना जाता है इंडोनेशिया के। उसी इंडोनेशिया में एक आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा और इसी सुमात्रा और अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसको हम लोग ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको अंडमान निकोबार है और यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। यहाँ पर म्यांमार और इसके बीच में आपको कोको चैनल है। इन चैनलों को याद रखना पड़ेगा।
पूछ देगा कि कोको चैनल किसको जोड़ता है, तो म्यांमार और अंडमान निकोबार को जोड़ता है। पूछ देगा कि ग्रेट चैनल किसको जोड़ता है, सुमात्रा और, ये आपको अंडमान निकोबार को ये पूछेगा। अब आप देखेंगे कि हिंद महासागर की दो उप शाखाएं हैं, तो दो उप शाखाएं के रूप में आप एक तरफ बंगाल की खाड़ी देखते हैं, दूसरी तरफ अरब की सागर देखते हैं। तो ये यहाँ पर है मालदीव, और मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ पर आपको है श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये आंसुओं के समान एक बिंदु की तरफ है। यहाँ पर एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहते हैं, और ये तमिलनाडु में एक रामेश्वर स्थान है दोस्तों। उसी रामेश्वरम रामेश्वरम जो है वो पंबन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? पंबन द्वीप पर स्थित है। और इसी रामेश्वरम में एक आदम का पुल है जिसे एडम ब्रिज के नामों से जानते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को जोड़ने का काम करती है एक तरह से। अब हम कुछ चैनलों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ लक्षद्वीप है जो कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को क्या करता है, अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। इसके बाद आपको यहाँ 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। दोस्तों यहाँ पर है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का प्रयास करता है, अलग करता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो ये है आपको 15,200 किलोमीटर। इसके बाद है मुख्य भूमि, ध्यान रखिएगा मुख्य लग गया, भूमि से तटीय सीमा रेखा की लंबाई 100 किलोमीटर है। इसके बाद द्वीपों सहित कुल तटीय रेखा की लंबाई यानी 7516.6 किलोमीटर की लंबाई है। तो दोस्तों आपको इसमें महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है उसे ध्यान से देखिए। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उसे उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए। तो दोस्तों पहले पे है आपको झेलम, दूसरा चेनाब, तीसरा रावी और चौथा सतलज। ध्यान रखिएगा हमने क्रम से इसको लिख दिया है। इसके बाद में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व के 7वां स्थान, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान 2.4% का है, ठीक है। एक बार पूछा था कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, लिटिल निकोबार तथा कार निकोबार को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा गया था कि मुख्य भूमि से तटीय सीमा रेखा की लंबाई 100 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित कह देगा तो ध्यान रखिएगा 7516.6 हो जाएगा। अगर एक चीज और है कि भारत की जो है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है आपको वो गुजरात है। जो क्या है, गुजरात है। भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें सर्वाधिक सर्किरें पाई जाती है, इसमें सर्वाधिक सर्किरें पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहा मेरी पहली क्लास, और धीरे धीरे करके इसी तरह से हम ज्योग्राफी को भी मतलब समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।